नमस्कार किसान भाइयों। इजी सॉल्यूशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, कीटनाशक के प्रयोग के अपनी खेती करना चाहते हैं। लेकिन समस्या तो यही है कि बिना खाद की खेती होना असंभव हो गई है। इसी तरह हमारे किसान भाइयों को रोगों से, कीटों से बार बार परेशान होना पड़ता है। और अध्ययन तो ये कहते हैं, हमारे आंकड़े तो ये कहते हैं कि किसानों को अब खाद्यान्न जैसी फसलों पर, जो जिन फसलों पर कोई रोग नहीं आता था, तो कीट पसंद तंग नहीं करता था, आज उन पर भी लाखों की रुपए का कीटनाशक छिड़कना पड़ रहा है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, गन्ना आदि ऐसी फसलें होती थी, चरी, बाजरा, मक्का ऐसी फसलें होती थी, सरसों ऐसी फसल होती थी जिन पे किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग करना नहीं पड़ता था। लेकिन अब तो हमारे अध्ययन ये कहते हैं, आंकड़ा ये कहते हैं, किसानों की परेशानी ये कहते हैं कि अब तो हर फसल पर उनको लाखों के कीटनाशक छिड़क के अपनी फसलों को बचाना पड़ रहा है। और लागत का 60 से 70% हिस्सा तो अब खादों पर, कीटनाशकों पर, इंसेक्टिसाइड पर, पेस्टिसाइड पर, हर्बिसाइड पर, इन्हीं पे खर्च करना पड़ रहा है। इससे किसान कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। 1980 से पहले हमारी फसलों को ज़्यादातर रोगों से सुरक्षा मिली हुई थी, किसी तरह के रोगों का सामना नहीं करना पड़ता था। हाँ, 1960-70 के आसपास कभी-कभी टिड्डियों का हमला हो जाता था, तो उसमें सिर्फ हमारी फसलें प्रभावित नहीं होती थी, बल्कि आसपास की जो वनस्पतियाँ होती थी, पेड़-पौधे होते थे, वो भी नष्ट हो जाते थे, सूख जाते थे। टिड्डी दल रातों रात पूरे वनस्पतियों को नष्ट कर देता था, सुखा देता था। उसके अलावा किसी तरह के रोगों का हमला हमारी फसलों पर नहीं होता था। हाँ, ये अवश्य है कि 1980 के आसपास हमारे खेतों में जब हम गन्ने की फसल लेते थे, तो गन्नों पर रोगों की शुरुआत हो गई थी। और गन्नों पर किसानों को, हमारे किसान भाई हैं, तब गन्ने को अपने रोगों से बचाने के लिए कई तरह की दवाओं का प्रयोग करना पड़ता था, कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता था। गन्ने में 2-3 रोग तो आम थे, जो फंगस जन्य रोग होते हैं। और फंगस इसलिए गन्ने में लगता है क्योंकि गन्ने की फसल तो 4-5 साल तक चलती है, और 8-9 महीने की फसल होती है, तो बार-बार उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी देने पड़ते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, और इस कारण से उसमें पानी भी बार-बार देना पड़ता है। तो इस कारण से जो खेत मिट्टी में कई तरह के फंगस विकसित हो जाते थे। इसीलिए गन्ने में कई तरह के रोगों की शुरुआत हो जाती थी। गन्ने का एक रोग तो बहुत ही प्रमुख था, इसे तना सड़न रोग कहते हैं, लाल सड़न रोग कहते हैं, जिसमें गन्ने का एक तना है, उसमें तने में खून के धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, लाल रंग आ जाता है। ये फंगस जनित रोग है, इसके कारण गन्ना सूखना शुरू हो जाता है। वह जो हिस्सा है वो तो सूखता ही है, लाल पड़ता ही है, लेकिन पूरा गन्ने का ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह लीफ स्पॉट एक रोग होता था, गन्ने की पत्तियों में दाग धब्बे पड़ जाते थे, ये भी एक फंगस जनित रोग था। इसके कारण गन्ने का न केवल विकास रुक जाता था, कि बल्कि फसल पर भी कम से कम 40 से 50% का असर होता था। तो ये सामान्य रोग थे। अंततः दूसरी जो फसलें थी, चाहे वो गेहूं की हो, जौ की हो, मटर की हो, सरसों की हो, चना, बाजरा, जितनी फसलें हैं वो बिना किसी रोग के हो ही जाती थी। हाँ, जो किसान सब्जियां करते थे, सब्जियों पर रोगों की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आज की बात करें तो आज तो जो हमारे किसान मित्र सब्जियां लगाते हैं, चाहे हरी मिर्च हो, हरी मिर्च तो ऐसी है तो तीखी रहती है, हमारे खाने के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे उसको जीव जंतु भी हरी मिर्च को खाना पसंद नहीं करते। लेकिन हरी मिर्च के ऊपर भी आजकल रोगों का आक्रमण हो गया है। आक्रमण ही नहीं होगा, जो किसान हरी मिर्च की फसल लेते हैं उनको भी प्रत्येक एकड़ 80 से सवा लाख रुपए तक के कीटनाशक छिड़क खरीद कर अपने हरी जो मिर्च की फसल है उस पर छिड़कने पड़ते हैं। दूसरी जो सब्जियों की फसलें हैं उन पर भी बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक छिड़कने पड़ते हैं, इससे उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो यदि हमारे किसान मित्र अपनी फसलों को रोगों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, कीट पतंगों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग है, वो कर सकते हैं। निश्चित ही इस प्रयोग से आपको मुक्ति मिलेगी, और धीरे धीरे उस प्रयोग को आप करते जाएंगे। इससे न केवल आपकी फसलों की ग्रोथ बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि धीरे धीरे कई तरह के रोगों से पूरी तरह सुरक्षा मिल ही जाएगी। आपने देखा होगा कि आज से
30-40 साल पहले, वैसे अभी भी बहुत सारे किसान इस प्रयोग करते हैं, लेकिन 30-40 साल पहले तो इसको सामान्यतः किया जाता था। जब किसान को लगता था कि उसकी फसलों में, साग सब्जियों में किसी तरह के रोग की शुरुआत हो गई है, कीट लग गए हैं, इल्लियाँ पड़ गई हैं, तो वो जो गोबर की राख होती है उसका छिड़काव कर देते थे, खास करके रात्रि के समय, ताकि सुबह ओस पड़े तो ओस से राख के अंश पौधे के अंदर जा सकें और पत्ते साफ हो जा सके। पत्ते साफ होंगे तभी दिन भर में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो जारी रहती है, अन्यथा जो पत्तियों के रोम छंद्र हैं बंद हो जाते हैं तो उसमें दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सामान्य प्रयोग था, और खास करके सर्दियों के दौरान ये अपने साग सब्जियों पर, अपने रोग ग्रसित फसलों के ऊपर राख छिड़क देना, उससे लगभग 80% को सुरक्षा मिली जाती थी। 80% फसलें रोग मुक्त हो ही जाती थी, उत्पादकता में किसी तरह की कमी नहीं आती थी। सामान्य प्रयोग था। इसी तरह खट्टी छाछ का प्रयोग करना होता था। लेकिन आप यदि अपनी फसलों को रोग मुक्त रखना चाहते हो, क्योंकि आपकी फसलों पर रोग आए ना और आपकी फसलों का उत्पादकता भी सामान्य बनी रहे, तो एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग यही है कि आप 20-25 किलो के आसपास जो गाय, देसी गाय है, उसका ताजा गोबर ले लें। 20-25 लीटर के आसपास गौमूत्र ले लें, और गौमूत्र 1 हफ्ता पुराना मिलेगा और चलेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 हफ्ते गौमूत्र में कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। ताजा गोबर के कुछ विशेष गुण रहते हैं, तो ताजा गोबर लेना है, गौमूत्र लेना है, और उसके अलावा 20-25 लीटर यदि 1 किलो के आसपास यदि गुड़ लिया है, तो आपको 2 किलो के आसपास गुड़ लेना है। अब एक चीज बची, वो बची नीम की पत्तियां। तो आप 20-25 किलो के आसपास नीम की पत्तियां लें। यदि नीम की निवोली मिल जाए, चाहे वो सूखी मिल जाए, ताजा मिल जाए, तो ये भी बहुत अद्भुत है। इसके साथ में आप, यदि आपको आक के पत्ते मिल जाए, या जो धतूरा है उसके फल मिल जाए, उसके पत्ते मिल जाए, तो ये भी ले लें। आप अपने हिसाब से उसको 5-7-10 किलो के हिसाब से जितना मिल जाए उतना ले लें। इन सब की पेस्ट बना लें, इनको पीस लें, और उस गाय के गोबर में, गौमूत्र में, और जो गन्ने का 2 किलो गन्ना लिया है, आपकी चाशनी बना के उसमें मिश्रित कर रहे हैं, और उसको, ये सर्दियों की ऋतु है तो उसको 10-15 दिन के लिए जो सामान्य उस समय का तापमान रहता है उसमें रखते हैं। इस सबको अपने प्लास्टिक के ड्रम में लेना है। लोहे या तांबा या दूसरा कोई ड्रम इसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसमें कुछ रिएक्शन हो जाते हैं, तो प्लास्टिक का ड्रम इसके लिए सुरक्षित है। तो आप प्लास्टिक के ड्रम में इसको मिश्रित कर लें, और यदि गर्मियों की ऋतु है तो ये तो 8-10 दिन में तैयार हो ही जाएगा। सर्दी की ऋतु है तो 15-20 दिन लग सकते हैं। तो जब आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो जाए, कीटनाशक तैयार हो जाए, ये खाद तैयार हो जाए, तो उसको हाथ से अच्छे से मसल लें। हाथ से मसलने से पहले हाथ तक गुलाबसाद या पॉलीथीन वगैरह ले लें, क्योंकि कई बार गोबर में या किसी और चीज में कोई ऐसी चीज हो सकती है, कुछ कांच का टुकड़ा हो सकता है, कोई लोहे का टुकड़ा हो सकता है, जो आपको, आपके हाथ को ग्रसित कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो हाथ को सुरक्षित रखने के साथ पहनना है, तो उसको अच्छे से मसल लें, फिर उसको छान के आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। जब एक बार छान लें तो दोबारा से तरल भर सकते हैं, फिर दोबारा से उसमें 1-1.5 किलो के आसपास गुड़ दोबारा डाल सकते हैं। गुड़ फर्मेंटेशन का कार्य करता है। गुड़ का एक महत्वपूर्ण उपयोग यही है कि जब आप ऐसे सॉल्यूशन में, गाय के गोबर में या दूसरी पत्तियों के जो मिक्सर है उसमें आप गुड़ आदि का प्रयोग करते हैं, तो फर्मेंटेशन की क्रिया शुरू हो जाती है, किण्वन की क्रिया शुरू हो जाती है। इससे उनके जो जैव रसायन है वो मूल भाग से बाहर आके उत्तरण में इकट्ठा हो जाते हैं। तो यही गुड़ की उपयोगिता है। तो उसको दोबारा से कर सकते हैं, वो आपको 10-15 दिन में फिर तैयार हो जाएगा। तो आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसकी आप 10% के आसपास मात्रा लेके, यानी कि उसमें जैसे यदि आपने 1 लीटर के आसपास यदि ये तरल लेना है, तो इसमें 10 लीटर के आसपास पानी मिला लें, 1-10 का रेशो रखें, और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आप यदि अपनी फसलों में पानी दे रहे हैं तो पानी के साथ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फसल 2 तरह के सुरक्षित हो जाएगी। यदि ये सॉल्यूशन पत्तियों पर आप छिड़केंगे तो पत्तियों पर ना केवल न्यूट्रिशन मिलेगा, बल्कि कई तरह के रोगों से, फंगस जनित रोगों से, कीटों के से रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, यदि आप मिट्टी के
माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से मिट्टी में इसका प्रयोग करेंगे तो मिट्टी को भी कई पोषक तत्व सहजता से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने गाय के गोबर का प्रयोग किया है तो गोबर में तो वैसे ही बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, कई तरह के जैव रसायन रहते हैं और उसमें माइक्रोब्स भी रहते हैं। तो माइक्रोब आपकी मिट्टी को मिलेंगे तो मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाएंगे। तो इससे न केवल मिट्टी आपकी ज़्यादा उर्वरक और रोग प्रतिरोधक शक्ति संपन्न बनेगी, बल्कि जिन रोगों, जिन फसलों पर, जिन पेड़ पौधों पर, जिन साग सब्जियों के पौधों पर रोग आ गए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। निश्चित ही इस सॉल्यूशन को आप बार बार प्रयोग करेंगे, फसल के दौरान 3-4 बार प्रयोग कर लेंगे तो आपको आपके रोग से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, एक प्रयोग और आपने किया है, वो प्रयोग भी बहुत अद्भुत है। वो अद्भुत ये है कि हम एक गोबर भस्म संपूर्ण की बात करते हैं, जो हमारा इस प्रोडक्ट है। हमने देसी गाय के गोबर से, गोबर की जो राख है उससे, साथ में गौमूत्र का जो हमने खाद तैयार किया उससे, फिर सी बीड्स हैं, समुद्री शैवाल का एक्सट्रैक्ट है वो है, मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट इसमें है, साथ ही 10-12-15 तरीके की जड़ी बूटियां, उनका एक्सट्रैक्ट लेकर पाउडर तैयार किया है। इस पाउडर का प्रयोग भी आप अपनी फसलों को रोग मुक्त रखने के लिए, कीटों से सुरक्षित रखने के लिए, या फिर अपनी मिट्टी को रोग प्रतिरोधक कार्य शक्ति प्रदान करने के अब मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग अपनी फसलों को रोगों से मुक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। आप ये जो गौ भस्म संपूर्ण है, इसका भी सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। सॉल्यूशन बहुत सहज है कि आपने यदि 50 लीटर के आसपास पानी लेना है तो 50 लीटर में 50 ग्राम के आसपास गौ भस्म पाउडर मिक्स कर लीजिए, उसको 8-10 घंटे पड़े रहने दीजिए। फिर उसमें से भी आपने सॉल्यूशन तैयार किया है, उसमें से 5% सॉल्यूशन के हिसाब से, यानी कि आपने यदि 10 लीटर के आसपास पानी लेना है तो उसमें 1 लीटर के आसपास वो सॉल्यूशन ले लें, और यो आपने गाय के गोबर, गौमूत्र, नीम की पत्तियों से जो सॉल्यूशन तैयार किया है, दोनों का मिश्रण करके आप अपनी फसलों में छिड़क दें। अपनी फसलों को सिंचाई के माध्यम से जमीन में दे दें। आप देखें थोड़ा चमत्कार, उससे न केवल आपकी फसलें पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएंगी, उनकी ग्रोथ, उनकी जो विकास की गति है वो पुनः स्थापित हो जाएगी, साथ ही उनकी पत्तियां हरियाली हो जाएंगी, पत्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, पत्तियों का आकार बढ़ जाएगा। और पत्तियों का आकार बढ़ने का, वृद्धि होने का अर्थ एक ही है कि अब आपकी फसलें, अब आपके साग सब्जियां ज़्यादा अधिक देर तक, ज़्यादा अधिक क्षमता के साथ में फोटोसिंथेसिस क्रिया कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस क्रिया यही है कि हमारे प्लांट, हमारी फसलें अपना भोजन अच्छे से निर्मित कर सकें, तैयार कर सकें, भंडारण कर सकें। उसी से हम जो फसलें लेते हैं, हम जो गेहूँ लेंगे, बाजरा लेंगे, चना लेंगे, ज्वार लेंगे, या फिर हम साग सब्जियां लेंगे, उनका विकास होता है। आलू में जो स्टार्च है वो कहाँ से आता है? हम स्टार्च भरते नहीं, ना मिट्टी को देती है। स्टार्च को बनाने का कार्य फोटोसिंथेसिस के माध्यम में आलू की पत्तियां करती हैं। जो आलू की पत्तियां, हरी पत्तियां हैं, वो सूर्य के प्रकाश में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के और जलांश को, चाहे वो नमी के माध्यम से, वातावरण से या जमीन से सोख कर, कुछ पोषक तत्वों की मदद से स्टार्च के रूप में आलू के रूप में भर देते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी रहती है तो आलू का विकास भी अच्छे से हो जाता है। यदि सूर्य का प्रकाश कम मिले, उस जब स्टार्च, जब आलू का विकास हो रहा हो, आकाश में बादल छाए हों, तो आलू का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसका सीधा सा अर्थ है कि आलू के विकास में, आलू के उत्पादन में प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यही महत्वपूर्ण भूमिका अन्य फसलों के लिए है। तो हमारी फसलों ज़्यादा अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया कर सकें तो उसके लिए पत्तियों का विकास बहुत आवश्यक है, पत्तियों की संख्या बढ़ना आवश्यक है, उनका हरियाली और उनके आकार में वृद्धि आवश्यक है। तो ये सब कार्य इन सबसे हो जाएगा। ये नाम मात्र के प्रयोग हैं, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा तो आता नहीं, लेकिन आपके लाखों रुपए की इससे बचत हो सकती है। आपके ऊपर जो आय का अतिरिक्त खर्चा आता है, इस खर्चे के कारण आप कर्ज से दब जाते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो छोटे से प्रयोग हैं, करके देखिए। इस प्रयोग को आप किसी भी तरह की फसलों पर, किसी तरह की साग सब्जियों पर, यहाँ तक कि आप फसलों के वृक्ष हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं, चाहे वो सेब के हों, अमरूद के हों, अनार के हों, अंगूर, किसी भी तरह का जो हमारा
फसलों के पेड़ हैं उन पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जो अनुभव आपको मिलेगा उसको आप मुझे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।